मेरे हाथ में वेपन लग गए तो मैं दुनिया के लिए, जो आप आज नॉर्थ कोरिया, ये जितने भी तमाम प्रकार के आप उपद्रवी देशों की कल्पना करिए, अगर आपके दिमाग में एक लेवल है तो आइए आज मैं आपको एक दूसरे लेवल से, कई बार मैंने पहले भी इसके बारे में जानकारी दी है, फिर से एक बार बताता हूं कि जापान ने जो लेवल रखा है घृणा होने लगती है। साथियों, आज जब जापान नाम लिया जाता है तो आपके दिमाग में एक उन्नत तकनीक वाला देश जिसने टोयोटो जैसी कंपनी दी हो, सोनी पैनासोनिक जैसी मतलब तकनीक वाली कंपनियों को दुनिया को दिया हो, ये सुनकर के बढ़िया अच्छा सा फील होता है। जब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स देखते हैं तो सिंगापुर जापान ऊपर नीचे दिखाई देते हैं। दुनिया के मैक्सिमम देश जापानी लोगों को वीजा फ्री एंट्री देते हैं कि आप बहुत ही सिविल और सिविक सोसाइटी वाले लोग हैं, आप आए और हमारे पास में बिना किसी भी वीजा के एंट्री ले लें। इतना अच्छा देश जो आज आपको दिखाई देता है, इसका इतिहास उतना ही डार्क है। जब चर्चा हो इतिहास की तो दुनिया में दो बड़े मेजर इवेंट हुए, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के नाम पर। वर्ल्ड वॉर 1 की फिलहाल प्रासंगिकता नहीं है, इसलिए कट टू द पॉइंट वर्ल्ड वॉर 2 की मैं चर्चा आपके साथ कर रहा हूं। जब जापान एक्सेस पावर का हिस्सा हुआ करता था, जर्मनी को हिटलर लीड कर रहे थे और इटली को मुसोलिनी लीड कर रहे थे, उस समय जापान ने दुनिया में जो कहर बरपाया था उसकी शुरुआत ग्रेटर ईस्ट एशिया को प्रॉस्फियर स्फीयर बनाने की अवधारणा थी, जिसमें जापान ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने का निर्णय लिया। एक तरफ एक्सिस पावर में इटली, जर्मनी, जापान थे, तो उससे लड़ाने के लिए अलाइज पावर में यूएस, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस थे, और साथ में यूएसएसआर भी थोड़े समय बाद इसके अंदर जुड़ गया था। जहां एक और आप सुनते हैं कि जापान एक साथ हिटलर के इन देशों से लड़ रहा था, तो यह लड़ कैसे रहा था? और हिटलर जो है वो अपना मैदान लड़ रहे थे, और जापान ने जो कहर पाया था वो शायद सबसे ऊपर कहर कहा जाएगा। शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में शुरू हुआ है, लेकिन 1931 के अंदर जापान ने मंचूरिया नामक एक स्थान पर कब्जा कर लिया था, जो मंगोलिया और चाइना और रशिया इन तीनों के साथ बॉर्डर साझा करता हुआ एक क्षेत्र था। इस जगह जब कब्जा स्थापित किया और सेकेंड 1937 के अंदर चाइना के साथ जापान का एक युद्ध हुआ, जिसमें एक बड़े हिस्से पर चाइना के जापान कब्जा करके बैठ गया, जिसमें नानजिंग मैसेकर जैसी एक बड़ी भीषण घटना हुई, जिसमें लाखों निर्दोष नागरिकों की हत्या, बलात्कार, अत्याचार, तमाम चीजें हुई। इन सभी घटनाओं से जापान के खिलाफ एक भय का माहौल चाइना में, साउथ कोरिया के अंदर, ताइवान के अंदर, नीचे की तरफ आसियान जो कंट्रीज हैं इन सब के अंदर भर गया था। वर्ल्ड वॉर शुरू 1939 में हुआ है, लेकिन उससे पहले ही ये आपस में झगड़ लिए थे, और जापान की जो सेना है वो अपनी क्रूरता से इन सभी क्षेत्रों पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ रही थी। इस क्रूरता पर अब तक बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस आ चुके हैं, बहुत सारी तस्वीरें आ चुकी हैं, तमाम प्रकार की डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन उन सब में सबसे भीषण और विभत्स यूनिट 731 के कारनामे हैं। 731 यूनिट, जिसके बारे में द गार्जियन ने वर्ष 2018 के अंदर जब प्रकाशित किया, तो 731 यूनिट के वो लोग जिन्होंने जापान की तरफ से 731 में काम करते हुए यातनाएं दी थी, उन लोगों के भी टेस्टिमोनियल्स शामिल थे, जिसमें उन्होंने कहा कि हम कैसी कैसी यातनाएं दिया करते थे। उन्होंने स्वीकार किया। जापान की तरफ से रिलीज इस डॉक्यूमेंट से यह आत्मस्वीकारोक्ति थी कि ये खुद घृणित हैं उस कार्य से जो इन्होंने किया। कैसे कार्य? साथियों, असल में इनकी एक यूनिट हुआ करती थी। जैसे आज हम सुनते हैं कि अमेरिका के पास में अपनी कुछ प्रकार की फोर्सेज हैं, भारत के पास में अपनी कुछ प्रकार की फोर्सेज हैं। आप नाम सुनते हैं, कहीं किसी कोबरा फोर्स का नाम सुनते हैं, कहीं आप सुनते हैं कि भाई नेवी सील कमांडो अमेरिका के पास है। तो ऐसे जब हम सुनते हैं, ऐसे ही इनकी एक यूनिट थी 731 नाम से। जब आपने दुश्मन पर कब्जा किया तो उसके बहुत सारे लोग आपके पास बंधक के रूप में उपलब्ध हुए। जापानी लोग उन बंधकों के ऊपर प्रयोग किया करते थे। कैसे प्रयोग? किसी को ठंड में पटक दिया तो क्या होगा, किसी पर गर्म पानी डाल दिया तो क्या होगा, किसी को गोली मारी जाएगी तो शरीर में क्या होगा, किसी पर ग्रेनेड फेंका जाएगा तो शरीर पर क्या होगा, किसी का बलात्कार होगा तो क्या होगा, किसी के साथ में अगर यौन संक्रमित व्यक्ति का यौन संबंध स्थापित करवाया जाएगा तो सिफिलिस जैसी बीमारी महिला पर क्या असर डालेगी और पैदा होने वाले बच्चे पर क्या असर होगा। इस तरह की गंदी मानसिकता के साथ इन जापानियों ने अपने कैदियों के साथ जो बर्बरता की, यह डॉक्यूमेंटेड है, 2018 की गार्जियन रिपोर्ट के अंदर प्रकाशित हुआ है। डेली मेल नाम के अखबार की खबर को माने तो 3000 से अधिक कैदियों के ऊपर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। जापान एक्सपेरिमेंट्स के लिए जाना जाता है कि आज भी वो विज्ञान के अंदर प्रयोग करता है। पहले वो चूहों और बिल्लियों पर, खरगोशों पर होने वाले प्रयोगों
लोगों की जगह इंसानों पर प्रयोग करता था जो इसके बंधक थे। और ये प्रयोग बकायदा 1945 तक चले हैं। और इन प्रयोगों में जिस तरह की बातें थी, जैसे लोग कितना ज्यादा सर्दी सहन कर सकते हैं, एक व्यक्ति को जो बंधक है उसे साइबेरिया तक की ठंड में ले जाकर छोड़ना कि -30 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर में क्या परिवर्तन। और ऐसा नहीं है कि उसको प्रताड़ित करना है, नहीं, अपने सैनिकों को पूरी तरह भेज करके ये डॉक्यूमेंट करवाना कि इतना डिग्री टेंपरेचर पर क्या हो रहा है। और जब टेंपरेचर हो तो उसे मारकर चेक करना कि जम तो नहीं गया है, अगर जम गया है तो फिर से उसको गर्म पानी डालकर फिर छोड़ना। और यह केवल इसलिए कि प्रयोग से उन्हें यह डेटा पता हो कि इंसान के शरीर पर हो रहे अत्याचार क्या असर डालते हैं। शरीर के अंदर वायरस डालना कि यह वायरस जाएगा तो शरीर में किस तरह का संक्रमण करेगा, बिना एनेस्थीसिया लगाए जीवित बॉडी के अंदर सर्जिकल प्रैक्टिकल करके देखना कि शरीर में क्या हो रहा है। अगर किसी व्यक्ति को इतनी दूर से गोली मारी जाए तो क्या असर पड़ेगा, दूर से गोली मारी जाए तो क्या असर पड़ेगा। वैज्ञानिकों को बिठा बिठा करके ये 731 यूनिट कैदियों पर प्रयोग करवाती थी कि हमारे पास सब कुछ होना चाहिए। व्यक्ति कितना अधिक प्रेशर फील कर सकता है, 25 जी के फोर्स पर क्या होगा, 30 जी के फोर्स पर क्या होगा, उसके शरीर पर प्रयोग करके देखना। और जिंदा शरीर को काट करके यह देखना कि ऐसी प्रतिक्रिया, मतलब इनके पास 731 कैदियों की एक प्रयोगशाला थी जिसमें कैदियों को जबरन यौन संबंध बनाने के ऊपर मजबूर करना कि अगर मना किया तो गोली मार देना। मतलब कैदियों से वो सब यातनाएं करवाना जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते, जिसके बारे में बोलने भर से रूह कांपती है। बहुत लंबे समय तक ये जानकारियां पब्लिक में नहीं थी, लेकिन जब पब्लिक में आना शुरू हुई तो उसके बाद में जापान के प्रति भयंकर घृणित माहौल बना। लोगों को यह जस्टिफाइड लगा कि अच्छा किया अमेरिका ने इनके ऊपर बम मार करके इनके हौसलों को पस्त किया। अमेरिका कैसे एंट्री किया, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। 1941 में इनके अंदर इतना हौसला आ जाता है कि अमेरिका का पर्ल हार्बर पर जहां जहाज खड़ा था, जहां पर यूएस ने अपना नेवल बेस बनाया हुआ था, वहां पर ये लोग अचानक हमला कर देते हैं। इतना बड़ा हमला कि हजारों सैनिकों का मारा जाना, नेवी का तहस नहस हो जाना देखा जाता है। और इसके पीछे का कारण था कि जापान पैसिफिक ओशियन के अंदर किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहता था। कुछ इस प्रकार के दृश्य से आप समझ सकते हैं कि जापान का ये जो सरप्राइज हमला था पर्ल हार्बर पर, जिस पर हाल ही में ट्रंप ने उनकी प्रधानमंत्री तकाइची को बैठकर कहा कि सरप्राइज के बारे में तो जापानियों से ज्यादा कौन जानता है। जब उनसे पूछा गया कि आपने जो ये हमले किए अभी हाल ही में ईरान पर, ये बड़े सरप्राइजिंग थे, तो बोले जापान से ज्यादा जो पर्ल हार्बर पर कर चुके हैं इनसे ज्यादा कौन जानता है। यह वो घटना है जिसने अमेरिका को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में धकेल दिया था, अन्यथा अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आने वाला नहीं था। वो तो बढ़िया वो बनकर बैठा हुआ था कि लो भैया मुझसे उधार ले जाओ और काम करो। 1941 पर्ल हार्बर पर हमला, जापान के हौसले बुलंद थे। 41 से 42 के बीच में जापान ने चाइना, फिलीपींस, मलया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बर्मा, हांगकांग, इन सब पर कब्जा कर लिया। और इन सब पर कब्जा करते हुए यह तय किया कि जिसके पास जो स्ट्रेंथ है वो मेरी हो। आप ऐसे समझिए, 1895 का जापान या आज का जापान आपको ऐसा दिखाई देता है। 1942 के जापान को अगर आप देखेंगे तो आप देखिए कि आज का भी अगर आप इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सब उठाकर ब्रुनेई वगैरह सब देखें, ये सब जापान था साथियों, ये सब जापान बन चुका था। आप अगर एरिया देखें तो आप सोचिए कि ये जापान है आज का, लेकिन इसका जो क्षेत्र था मंचूरिया से लेकर के पूरा कोस्टल चाइना, इवन भारत के भी पूर्वोत्तर क्षेत्रों तक पहुंचते हुए अंडमान निकोबार वगैरह, इन सब पर आप देखते जाइए कहां कहां तक इसका क्षेत्र व्यापक हो चुका था। यह जापान 1942 में था। मतलब इत्तुसा आइलैंड वाला जो देश है, इसने सब तरफ अपना कहर बरपा रखा था। और इस कहर बरपाने में इसने बकायदा मतलब यह हालत और हद पैदा कर दी थी कि अगर कोई भी देश इसकी बाधा बनता तो यह क्रूरता से उसके अंदर डर भर देते थे कि हम क्रूअल हैं, मतलब हमसे आप युद्ध में केवल समर्पण की बात मत करना, हम कैदियों के साथ, बंधकों के साथ, वहां की आमजन के साथ, युद्ध के नियम होते हैं कि युद्ध सेनाएं लड़ती हैं, लेकिन इनको बंधकों के साथ में अत्याचार करने थे। इसीलिए आज भी जापान को लेकर के कोरियन पेनिनसुला के अंदर, चाइना के अंदर भयंकर नफरत के भाव है, क्योंकि उनके इतिहास का यह हिस्सा है कि हमारे साथ क्या यातनाएं हुई हैं। अच्छा, इस बीच में क्या होता है कि 1942 के अंदर थोड़े थोड़े से हालात बदलने लगते हैं। बैटल ऑफ मिडवे के अंदर ऐसा हुआ कि जापान के कुछ सेंटर्स पर अमेरिका ने हमले करने शुरू किए, जिसमें से कहीं उनके विमान वाहक पोत गिरा दिए। ऐसे ही एक बैटल ऑफ गुडान कैनाल था जिसके अंदर जापान को हार का सामना करना पड़ता है। जहां जहां इन्होंने आइलैंड पकड़े होते हैं, अमेरिका उसके बड़े बड़े आइलैंड्स को कब्जाने लगता है। धीरे धीरे अमेरिका इसको पछाड़ना शुरू करता है, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद भी जापान हार
मानने से इनकार कर देता है। फाइनली अमेरिका जब इसे तमाम प्रकार से समझाता है, यह नहीं मानता, तो 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर परमाणु बम गिरा दिए जाते हैं। और उसके बाद में इधर बम गिरे हैं अगस्त में, और 15 अगस्त को जापान कहता है कि सर सरेंडर करते हैं हम। प्रॉपर तरीके से सरेंडर होता है और उसके कुछ ही दिन के अंदर, मतलब 2 सितंबर 1945 को वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाता है कि सब हो गया। ये लीजिए, जापान का समर्पण होता है और जापान के समर्पण के साथ वर्ल्ड वॉर 2 खत्म। मतलब समझिए कि 1939 से लेकर के 45 के बीच में जापान का जो कहर 6 साल बीता, उससे भी 15 साल पहले से ये लोग हरकतें करते आ रहे थे। इतना लंबा साल जापान ने दुनिया में अपनी आक्रामकता, अपने हथियार, अपने वेपन से दुनिया में कहर बरपाया। अब जब इतना कहर आ गया तो आप सोचिए कि जो युद्ध जीत चुके हैं, अमेरिका, यूएसएसआर, ये सब युद्ध जीत के बैठे हैं, इनने कहा जापान के पास फिर से ये क्षमताएं ना आए, इसके लिए क्या करें। तो फिर तय किया गया कि जापान को वेपन बनाने ही मत देना, अदरवाइज ये दुनिया के लिए संकट खड़ा कर देगा। इसलिए अमेरिका ने अपना एक जनरल जिसका नाम डगलस मैकआर्थर था, उसे भेजा और कहा कि तुम जाओ और जापान के लिए पूरी राजनीतिक और सैन्य स्थिति पैदा करके आओ कि ये कैसे रहे, कि देश तो रहे लेकिन ये सैन्य शक्ति ना बने। इसके लिए जापान का संविधान लिखवाया गया। 1947 में जापान ने अपना संविधान लिखा, उसमें एक आर्टिकल डाला, आर्टिकल का नंबर था 9, और उसमें जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में यह डाला गया कि जापान औपचारिक रूप से युद्ध करने के अधिकार को त्याग रहा है। यानी जापान अब कभी युद्ध नहीं करेगा और अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए कभी भी सैन्य शक्ति का उपयोग नहीं करेगा। जैसे अपने मूल अधिकार हैं, ऐसे जापान के संविधान में यह आर्टिकल डाला गया कि भैया सॉरी, हम युद्ध नहीं करेंगे और हम हर तरह से समर्पण करते हैं। संविधान में डाल दिया कि युद्ध नहीं करेंगे। जापान ने कसम खा ली कि हम युद्ध नहीं करेंगे। और जब यह आर्टिकल में डाला गया तो दुनिया के सामने एक बड़ा इतिहास बना कि यार ऐसा कैसा संभव है कि कोई देश संविधान में लिख चुका है कि हम हमला नहीं करेंगे, हम ना युद्ध में, कभी भी अंतरराष्ट्रीय विवाद हो जाएगा, हम यूएन का इस्तेमाल करेंगे, वेपन नहीं उठाएंगे, हम सॉरी बोलते हैं। साहब, इन्होंने सॉरी बोलते हुए अब अपनी इमेज शुद्धिकरण का प्रयास किया, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अब विजेता जो राष्ट्र थे वो अब इनके काले कारनामों को पब्लिक के सामने रख रहे थे कि देखो इनके क्या कारनामे हैं। जापान ने अपनी सारी गलतियां मानी और कहा कि हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे। बाकायदा एक ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को साझा हुई, जिसमें अमेरिका के साथ में यह डील की गई कि अमेरिका और जापान एक दूसरे के साथ सिक्योरिटी पैक्ट में रहेंगे, और यूएस सिक्योरिटी ट्रीटी 1960 में साइन करके यह तय किया कि अमेरिका अब जापान की सुरक्षा करेगा। आज अमेरिका के अगर दुनिया में लगभग 150-200 जगह अगर कहीं बेसेस हैं, तो आज भी अमेरिका के लगभग 55,000 से 60,000 सैनिक जापान में रहते हैं पूरे टाइम। वो इसलिए कि आज हम जापान की सुरक्षा करते हैं, ये सिक्योरिटी पैक्ट है। जापान अपनी कोई सेना नहीं रखेगा, केवल इनोवेशन पर प्रयास करेगा। एक सिक्योरिटी ट्रीटी इन दो देशों के बीच में साइन हो जाती है, और इस सिक्योरिटी ट्रीटी के साथ साथ ही यह तय होता है, 3 प्रिंसिपल बनाए जाते हैं कि अगर जापान किसी भी देश के साथ व्यापार करना चाहता है आर्म एक्सपोर्ट के, तो कई तरह से वो स्कैनिंग करेगा। वेपन एक्सपोर्ट बना भी लिया तो नहीं करेगा, लीथल वेपन में तो एंट्री नहीं करेगा। और तो और जापानियों ने अपनी इमेज को करेक्ट करने के लिए अपने सिविक सेंस पर कि हमारी नैतिकता कितनी है, हम कितने अच्छे लोग हैं, इन सब के लिए उन्होंने कई कदम उठाए। जैसे अपने आर्टिकल 9 का दुनिया भर में विज्ञापन किया कि साहब हम तो युद्ध वाले देश ही नहीं है। इसके साथ साथ खुद को इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने की रणनीति अपनाई कि हम डिफेंस पर पैसा खर्च ना करते हुए पावर पर पैसा, इकोनॉमी पर पैसा खर्च करेंगे। शिक्षा और सामाजिक अनुशासन दुनिया में लाकर देंगे, साफ सफाई, एक कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, पंक्चुअलिटी, समाज में अनुशासन, इन सब चीजों को कि लोगों को लगे कि जापानी लोग बेस्ट लोग होते हैं। इन तरह के लोगों को मोरल एजुकेशन दिया जाना शुरू हुआ। मतलब जापानियों के प्रति लोगों में एक सॉफ्ट पावर बनने का वो दिखे कि जापानी लोग अच्छे होते हैं, तभी तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर बैठे हुए होते हैं। साथ ही साथ यूएन के अंदर बहुत पार्टिसिपेट करना कि कोई भी मसला हो यूएन जाएंगे, किसी से हम झगड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, यह प्रमाण है साहब 2026 का कि सेकंड नंबर पर जापान बैठा है, जहां भारत 75वें नंबर पर बैठा है। अर्थात आज जापानियों को 188 देशों के अंदर वीजा फ्री एंट्री है। 193 यूएन के अंदर देश हैं, 2 और जोड़ दो तो 195 हैं। उनमें से 188 देश में जापानी लोग बिना वीजा के एंट्री कर सकते हैं। पासपोर्ट हो बस चले जाओ, आप जापानी हो, लोग आपको इतना अच्छा मानते हैं।